बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूनान वर्क परमिट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस वर्क परमिट के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली एक दो वीडियो में कहा भी था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं रोमानिया के अलावा भी जो दीगर कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज, शेंजन कंट्रीज़, जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो यूनान का मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। ग्रीस की जब उनके जो पाकिस्तान उनके वज़ीर आए थे तो उन्होंने प्रॉपर ऐलान किया था कि हम पाकिस्तानियों को वीज़े देंगे, लीगल तरीके से वो यूनान आ सकते हैं। उसके बाद फिर ओईसी की वेबसाइट के ऊपर भी इसकी जॉब्स आई, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, लेकिन उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिला। कुछ और मामलात में बिजी थी। फिर रोमानिया की कंडीशन इतनी क्रिटिकल और लेंथी है, इसमें कोई ना कोई मामलात होते रहते हैं, तो इस वजह से फिर प्रॉपर टाइम नहीं दे सका। तो अब इंशाल्लाह यूनान के साथ भी दीगर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो आज बात करते हैं यूनान का एग्रीकल्चर वीज़ा, सीजनल वीज़ा है, वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका कितना ख़र्चा आता है, ठीक है, क्या इसका प्रोसीड है। इसके बाद फिर इसकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। एम्बेसी के इंटरव्यू के बारे में शेयर करूँगा, और अब आजकल अपॉइंटमेंट्स कैसे मिल रही हैं सारी डिटेल शेयर करूँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसीड है, यही बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनान के जो एग्रीकल्चर वीज़ा है ये किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या कंडीशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ से रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे वो बनते हैं, ठीक है, और उसके अलावा पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसका क्या तरीकाकार है, उसकी ख़र्चा कितना था, तो ये सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वहाँ से 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉयर है, जो ज़िम्मेदार है जिसने आपको सीजनल वीज़ा देना है, उसके आईडी कार्ड और उसके पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जो दूसरा मेन और बेसिक डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, वो है अलगा फॉर्म, ठीक है, जो लोगिस्टिक के ऑफिस से निकलता है, जिसे ये खर्ती भी कहते हैं, ठीक है, यूनानी ज़ुबान में इसे खर्ती भी कहते हैं। इसमें दोस्तों इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में जो जो आपका ओनर है, जो जिसने आपको वीज़ा इशू करना है, जो ज़मींदार है, उसकी ज़मीन के बारे में होता है कि उसकी जो कितनी ज़मीन है, उसमें क्या उसका हिसाब किताब है। ज़मीन के मतलब उसकी जो लैंड है, इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी होती है, उसके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है। तो उसके बाद, उसके अलावा अगर उस ओनर की फैक्ट्री है या उसका कोई सब्ज़ी या फ्रूट की फैक्ट्री वगैरह है, कारखाना है, ठीक है, तो उसके उसके लिए दोस्तों एक और फार्म होता है, ओडेजी फार्म, ठीक है। ये भी लोगिस्टिक ऑफिस से ही इशू होता है। ये 2 पेपर होते हैं, और एक तो ये हो गया, और दोस्तों पहले नंबर पे आईडी कार्ड, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये दोनों फॉर्म, तीसरे नंबर पे जाके दूसरे नंबर पे ये फॉर्म है, तीसरे नंबर पे जाके दोस्तों एक वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसे एफसी लोन 1 कहते हैं, ठीक है, एफसी लोन 1 कहते हैं। ये भी इसमें दोस्त इस फॉर्म में दोस्तों क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, इस फॉर्म में जो आपका ओनर है, जो ज़मींदार है, इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसने पिछले 2 साल में कितना टैक्स पे किया है। उसके अलावा इसकी जो लीगल स्टेटस है ग्रीस में, यूनान में, उसका लीगल स्टेटस क्या है, तो इस फॉर्म के ऊपर ये इंफॉर्मेशन होती है। और दोस्तों जो चौथा इम्पोर्टेंट फॉर्म है, उसको एफसी लोन कहते हैं, जिसे संबोलिया भी कहा जाता है। इस फॉर्म के ऊपर दोस्तों क्या होता है, इस फॉर्म के ऊपर अकोमोडेशन के बारे में लिखा होता है, जो रहाइश के बारे में लिखा होता है कि जो वर्कर एग्रीकल्चर वीज़े पे आएगा पाकिस्तान से, इंडिया से या दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, वो किस जगह पे रहेगा। मतलब समझ लें कि रोमानिया की तरह ये अकोमोडेशन का एक पेपर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 फॉर्म होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। वहाँ से इन 4 फॉर्म को निकलवाने के बाद वकील को देते हैं। वकील इनको अपने तरीके से प्रिपेयर करके जो नज़दीकी ऑफिस होता है, जो मुतल्लिका दफ्तर होता है, ठीक है, वहाँ जमा करवा देते हैं। उसके
उसके साथ दोस्तों 100 यूरो जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो पे करते हैं, और वकील का को 200-300 खर्चा होता है वो लेता है। और फिर वो इस सारे स्पॉन्सर की सारे डॉक्यूमेंट्स की एक ईमेल करते हैं, जो यूनान की एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है उनको एक ईमेल करते हैं। अब यूनान से आपका काम दोस्तों ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में आपका काम प्रोसेस स्टार्ट हो, जिस तरह रोमानिया का वर्क परमिट निकलता है और फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स और फाइल सारी निकल आती है, फिर वहाँ का काम खत्म हो जाता है, पाकिस्तान का काम स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों इसका जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से इशू हो जाते हैं, ईमेल आ जाती है। और ईमेल जब दोस्तों आती है तो इस ईमेल को ईमेल आने के वो आपको बता देते हैं कि हमने ईमेल सेंड कर दी है, ठीक है। ईमेल आने के 45 पहले इस तरह था, अब रूल उन्होंने चेंज किए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट से आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में पहले इस तरह ही करते थे कि 45 दिन के अंदर अंदर जब ईमेल आ जाती तो ईमेल आने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको वो कॉल करके कहते थे कि ये ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लेके आप एम्बेसी पहुंच जाएं। अब पाकिस्तान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसका क्या तरीकाकार ये भी बता देता हूँ आपको, चूँकि आज तो डिटेली आज तो स्टार्टिंग प्रोसेस की विधि है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों रिक्वायर्ड होते हैं उनमें हमें पासपोर्ट चाहिए होता है, उसके सारे पेज आपने स्कैन करके PDF में अपने पास रख लेने होते हैं। और दूसरा FRC चाहिए होती है, या MRC अगर कोई शादीशुदा है, बेसिकली FRC चाहिए होती है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाना होता है दोस्तों, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवाने के बाद इसको यूनान की एम्बेसी से भी अटेस्टेड करवाते हैं, ठीक है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं उसके बाद वो आपको जब कॉल करते हैं कि 45 दिन के अंदर अंदर कॉल करते हैं, कहते हैं आप आ जाएं एम्बेसी में, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। और फिर छोटा सा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल का कहा जाता है, और जब इंटरव्यू क्लियर होता है फिर आपका मेडिकल होता है, वो एम्बेसी में ही होता है। इसकी सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँगा जाके। उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है। तो दोस्तों ये एक तरीकाकार है। सारे में ख़र्चा जो होता है वो ऑलमोस्ट 1000 यूरो या 1200 यूरो, इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता। तो जिन दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं या रिलेटिव यूनान में मुकीम हैं, वो अपने दोस्त रिलेटिव्स को कह के तो ये डॉक्यूमेंट्स निकलवा के तो यूनान के एग्रीकल्चर वीज़े पे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इस टॉपिक पे वीडियो होगी वो एम्बेसी में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और अपॉइंटमेंट किस तरह अप्लाई हो रही है आजकल, ठीक है, उसका क्या तरीकाकार है। इन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म भी मतलब इशू किया था, एक बनाया था कि इसके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, लेकिन अब उसका भी थोड़ा सिलसिला ख़राब हुआ है। इसकी डिटेल मज़ीद इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।